वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहें बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था कोलालमपुर में। आसियान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आसियान में होता है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक क्षेत्रीय संगठन। इसका गठन जो है 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ जो है किया गया था। 8 अगस्त को जो है आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का जो सचिवालय वह जकार्ता इंडोनेशिया में है तथा आदर्श वाक्य है 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगला देखते हैं राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो ये 500 है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण में देखते हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32, गोवा में 40, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में जैसे है दिल्ली में 70 है, पुडुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा विधानसभा के सत्रावसान के आदेश जो है राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु जो अर्हताएं हैं अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है तथा न्यूनतम संख्या सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का जो है आरक्षण दिया जाता है। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति है। संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 75 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय बराबर है, तो यह है NNP-FC के। जब NNP की गणना लागत मूल्य फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया जाता है जबकि परिधान सहायकी को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय इक्वल टू निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी। अगला देखते हैं, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक के संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 53 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। प्रधानमंत्रियों का शासन का प्रशासनिक प्रधानमंत्री जो है शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का जो है प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी की जो है योग्यता रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में जो है किया गया है। अगला देखते हैं, यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लोक परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर नियंत्रण करता है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो है ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं को बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो हो जाएगा निशानेबाजी से है। तो अन्य खेलों से संबंधित कुछ खिलाड़ियां दिए गए हैं, तो इनका नाम है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अगला देखते, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का जो है नाम बताना है, तो ये हो जाएगा बी, कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जितरवाल एवं कैप्टन भावना कर्ण को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में शामिल किया गया है। भारत में प्रथम महिला, इनको देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला पायलट है सरला ठकराल। भारत में पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट है दुर्गा बनर्जी। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है शीला डावरे। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है सुरेखा यादव। भारत में पहली महिला IFS अधिकारी चोनीरा बेलियप्पा मुथुम्मा। अगला मैथ का सवाल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, बिहार में प्रचलित कीमतों पर जो है 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या है? तो ये 13.5% थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा वत्स। बुद्ध के समय हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे। मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी या गिरिवज जिसको बोलते हैं। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली या विदय, मल्ल, कुशीनगर प्रथम भाग, और द्वितीय में थी ये पावा, चेदी या चेती जिसको हम लोग सुक्तिमती बोलते हैं, वत्स, कौशाम्बी, पांचाल, अहिछत्र या काम्पल्य। अहिछत्र जो थी वो उत्तरी थी और काम्पल्य दक्षिणी। अगला है मत्स्य, विराटनगर, शूरसेन, मथुरा, अशमक, पोतना या पोटली, अवंती, उज्जैनी या उत्तरी महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर या हाटक। 16 महाजनपदों में असम की एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपदों में केवल वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में जो है 6 महानगरों की सूचना मिलती है, चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और शांकित। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर जो है वो पाटलिपुत्र है। किस समूह में सही अर्थ जो है प्रकट करने वाले शब्द युग में? तो आंसर हो जाएगा डी, सर, वान, सर और तालाब। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो ये हो जाएगा डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसमें प्रथम विश्व में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभी
प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्व यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस को जो अपनी विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिसमें बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का समय मिल गया। अगला विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 के बराबर या कम होता है। अगला, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जो है तो क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा वो भी खुल जाता है। द्वार कोशिका में जल का प्रवेश द्वारा कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है, जिससे रंध्र जो है खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिकाएं शिथिल हो जाती है तो रंध्र जो है बंद हो जाते हैं। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों के व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो ये उदारीकरण कहलाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक जो है उदार कहा जाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई गई, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा की सचित्र कला है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर पड़ा है, जो एक पूर्व रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया। यह 18वीं शताब्दी के मध्य बसोहली चित्रकला की शैली की लुप्त होने के साथ ही प्रचलित हो गई। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। कांगड़ा के चित्रकारों ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया। ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्र के समान है। प्रमुख चित्रकला शैली और संबंधित राज्य हैं, तो बिहार से संबंधित है मधुबनी, मिथिला, पटना कलम, मंजूषा। उत्तर प्रदेश चौकपुरना, सोन रखना, चिकनकारी। झारखंड और बिहार में है जादू पोटिया। पश्चिम बंगाल काली घाट, अल्पना। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा। मध्य प्रदेश सुरती, नड़ौता, मूर्ते, तिलंगा। उड़ीसा में पट्टचित्र, सौरा। राजस्थान में फड़, मंडाना, लघु, फिर मडाना। उसके बाद गुजरात में पिथौरा, आथिया। कोल्लम और तंजौर है तमिलनाडु में। पंजाब में है फुलकारी। तेलंगाना में है चेरियाल और निर्मल। आंध्र प्रदेश में मुगलू और कलमकारी। उत्तराखंड में एपन। केरल में है कलवाजट्टू। कर्नाटक में रंगावली और कुसुती। महाराष्ट्र में वली या वारली। अगला देखते हैं मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। यह सूचकांक 1990 में जो है जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मात्रक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतकों जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश 1 अंक की जितना पास रहता है, यह मानव विकास में उतने उच्च स्तर पर होते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना जो है उनके लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा मोंटेस्क्यू। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भी सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मोंटेस्क्यू ने जो किताब को प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति का जो है प्रभाव पड़ा, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छुक हुए। फ्रांसीसी क्रांति संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा जो है रचित है। लेटर्स ऑन इंग्लिश, वोल्टेयर। 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की रचना है। लमी द पल्प अखबार का संपादक जियोपॉल। मार्सेले गीत की रचना कवि रॉजर दी लाइन द्वारा किया गया था। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताना है, तो यह है भूरिया समिति। जून 1954 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन हुआ। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था।
जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। सरकारी आयोग इस समिति का गठन जून 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए जो है तथा राज्यों की स्वायत्त संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे श्री वी शिवारमन और SR सेन। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। इसने पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल पंचायत व जिला परिषद अपनाने की बात कही। उसके बाद आते हैं LM सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। इसने पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का जो है सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं की विनिर्मित द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है सूचना का अधिकार। अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो उस पर पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। किसी भी उपभोक्ता का जो किसी सेवा को प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी भी आयु या लिंग का हो, किसी भी तरह का सेवा प्राप्त करता हो, उसकी सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। जैसे आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अगला है अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, पक्षावी पेशियों द्वारा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षावी पेशियों द्वारा वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। दृष्टिपटल रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती है। पक्षावी पेशियाँ वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगी, वस्तु पास होगी तो लेंस फोकस दूरी को कम कर लेगा और यह सभी कार्य सिलेरी मसल्स या पक्षावी पेशियों द्वारा किया जाता है। अगला राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या जो है 245 है। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक 31 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 89 के अंतर्गत। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं 14वें नंबर के। अगला है भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह था, तो यह है मिजोरम। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है जनगणना 2011 के अनुसार केरल 1 नंबर पर है 94%, लक्षद्वीप 51.8%, तीसरे नंबर पर मिजोरम 51.3%, गोवा 88.7% और पाँचवा त्रिपुरा 87.2%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले जो राज्य 2011 के अनुसार इन्हें देख लेते हैं। बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित 67%। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है 91.8%, द्वितीय दमन और दीव 87.1%। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर एवं नगर हवेली है 76.2%। अगला मैथ का सवाल है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 50। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो आंसर हो जाएगा सी,
राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने में संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है और यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया जाता है। सदन का दूसरा सदन इन आरोपों की जांच कर सही पाए जाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के पद से हट जाना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला देखते हैं एकरा राजधानी है, यह है घाना की। कुछ देश और उनकी राजधानियां दी गई तो इन्हें देख लेते हैं। सेनेगल, डकार, ट्यूनेशिया, ट्यूनिस, युगांडा, कंपाला, अंगोला, लुआंडा, अल्जीरिया, अल्जीरियस, मोजाम्बिक, मपुतो, नामीबिया, विंडहॉक, नाइजर, नियामी, नाइजीरिया, अबूजा, सेशल्स, विक्टोरिया, इथोपिया, अदीस अबाबा, बोत्सवाना, गेबरॉन, माली, बामाको। फिर है दक्षिणी सूडान जिसका है जुबा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? तो ये चलाया है सीबीआई के द्वारा। अगला देखते हैं, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? तो आंसर हो जाएगा सी। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। अगला एकदम बलवंत राय कमेटी संबंधित है, यह है पंचायती राज से। बलवंत राय कमेटी का गठन 1957 में योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। वह नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही। इसमें है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में से शुरू किया गया। मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क और 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला देखते हैं, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो ये हो जाएगा कुर्सेला। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाई स्थान चोटी के पास से हुआ है। प्रमुख सहायक नदियां हैं अरुण कोसी, सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी, ताम्ब कोसी आदि। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर और तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्रफल लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों का अधिकांश क्षेत्र आता है। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई, जो 1965 में बनकर तैयार हुई है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्यम के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा
जिला जो है जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। अगला देखते हैं, निम्न संतों को जो है कालक्रम से सजाना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा रामानुजाचार्य, फिर हो जाएंगे नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। अगला देखते हैं, रामानुजाचार्य जो है इनका जन्म 1017 ईस्वी में पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने जो है विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखा। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला है नामदेव, 1270 से 1350। महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल 1270 से 1350 है। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका जो है निभाई। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। उसके बाद आते हैं चैतन्य, 1486 से 1553। नवद्वीप नादिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विशंबर था। चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर के नाम की कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। यह सगुन उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते थे। उनका दर्शन अचिंत्य भेदवाद कहलाता था। कृष्णराज कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितामृत की रचना की। अगला देखते हैं तुलसीदास, 1532 से 1623। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहचू, बरवे रामायण आदि। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नौसेना के द्वारा। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हीरो मोटर कप के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 के बाद 35। अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इन्हें भी देख लेते हैं। 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेड हॉलवेल ने जानकारी दी थी। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह उनमें जो है केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जो है हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध बंगाल की नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। अगला है प्लेइंग इट माय वेज किसकी रचना है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। तो कुछ अन्य पुस्तक इन्हें भी देख लेते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, सनी डेज सुनील गावस्कर, वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, पावर शिफ्ट एल्विन टॉफलर, हेलेन किलर, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अवार्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी, एमएनएसटी अरविंद अडिग, मैथोलॉजी रोनाल्ड बर्थ। अगला देखते हैं मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो ये 1615 ईस्वी में हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर नियंत्रित सैनिक अभियान कराया गया। अंततः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? ये 34वीं एनआई से थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में गाय की चर्बी मिली कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की जो है गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे।
1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मुंबई मद्रास में यह 2:5 रखा गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद था वो सूबेदार का था। राष्ट्रपात काल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? आर्टिकल 358 यानी कि आर्टिकल 358। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या ब्राह्मण आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा की गई तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालना या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती है। आपातकाल के समाप्त हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि यदि आपात की उद्घोषणा देश के किसी भाग में की गई है तो देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर 2 शर्तें दी गई जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं। अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से है और उनमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है ऐसे कानूनों के तहत दिए गए आदेशों को भी यह सुरक्षा प्राप्त होगी। भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अनुच्छेद 359 के तहत ब्राह्मण तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया। राष्ट्रपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात इसकी घोषणा की जा चुकी है। बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख कुछ क्षेत्र दिए गए, इन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा के दिए गए हैं, बादामपुर है, किरीपुर है, बांसवानी है, सुकिंदा है। छत्तीसगढ़ के दिल्ली राजहाड़ा है, बेलाडीला है, दंतेवाड़ा है। झारखंड में नोआमुंडी, पलामू, सिंदूरपुर। कर्नाटक में बेलारी, सिमांग, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट्स नाम हैं। तुमुकुर, सुंदूर। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर। आगे तमिलनाडु में है नीलगिरी, सेलम। आंध्र प्रदेश वारंगल, कर्नूल, रमनलाकोटा, वेलुदत्ती, अनंतपुर, नेल्लोर। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर, बड़ोदरा। अगला प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? ये पनडुब्बी से संबंधित है। ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है किसका? तो ये होता है कॉपर और सिलिकॉन का। इसका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है, जिसमें अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्रियां सुरक्षित रखी जाती है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं दिए गए हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। अगला पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो यह क्या है? पर्वत चोटी है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक आंतरिक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं। कलसुबाई 1646 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर, मुलनगिरी 1925 मीटर, कुद्रेमुख 1892 मीटर आदि। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडाबेट्टा 2637 मीटर है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। इसकी अनायमोड़ी चोटी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी तथा दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। अब देखते हैं पूर्वी घाट।
यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का जो क्रम है वो दिया गया है: नलमलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी है जिंदगड़ा 1690 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कि है मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम, लद्दाख में हेमिस हाई, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, राजस्थान में केवलादेव, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, मेघालय बालपक्रम, गुजरात गिर और असम में है काजीरंगा। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करती है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक को केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाली थी। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनताओं को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला दिया है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार कुछ जो है बड़े राज्य दिए गए हैं, तो राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात। अगला क्षेत्रफल के अनुसार जो छोटे राज्य वो दिए गए हैं, तो पहला है गोवा, फिर सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, फिर मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्रम है उसमें लद्दाख नंबर 1 पे, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, फिर आता है दिल्ली, फिर दादर नगर हवेली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप। अगला बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां राज्य है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला लगता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आई ईट अ बनाना एवरीडे का हो जाएगा ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरीडे। अगला निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सीजियम, CS। सीरियम जो है ये लेस देन नेगेटिव एलिमेंट है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो चाल। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि निकाय की गति की दिशा लगातार बदलते रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति में चूंकि गति की दिशा लगातार बदलती है, इसलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। इसमें आंसर हो जाएगा पहले ए, यानी कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभिभ्रमणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रवाजी आसवन। अभिसरणीय द्रवों को अलग करने के लिए विधि जो है प्रवाजी आसवन है। प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु, लिक्विड एयर से विभिन्न गैस भी इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अगला है, गंगा के निचले मैदान को किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा जूट। गंगा के मैदान के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। गंगा का ऊपरी जो मैदान है वो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में विस्तार है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में विस्तार है। गंगा का निचला मैदान पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तार है। जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और 70% से 80% सापेक्ष
आर्द्रता की आवश्यकता है, इसलिए गंगा का निचला मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान बिहार का है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा है द्वितीय श्रमिकों के स्रोत है? तो सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, ये सभी हैं। अगला देखते हैं, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ये हो जाएगा राजगीर। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक विदर्थ थे, इसकी राजधानी जो थी वो राजगीर गिरिवंश थी। हड़ेक वंश के उदयन ने मगध की जो राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्र, पटना स्थानांतरित की। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को फिर पाटलिपुत्र ले गया। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसमें हो जाएगा कालाजार। कालाजार जो है यह लेशमीनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी सैंड फ्लाई है। इसमें रोगी को तेज बुखार आते हैं। हैजा यह वेब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी, दस्त के साथ साथ शरीर का सारा जल जो है निकल जाता है, जिसके कारण प्यास भी बहुत बढ़ जाती है। टाइफाइड, यह साल्मोना टाइफी जीवाणु के कारण होता है। यह रोग जो है प्रदूषित जल, रोगी के मलमूत्र और थूक के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलने में मक्खियों का जो है विशेष भूमिका होती है। इन्फ्लुएंजा, यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण जो है प्रकट होते हैं। मोटोजीपी भारत रेस 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती हैं, तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि तरंगें यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जो है होती है। चूंकि यह अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, अतः यह सभी माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस में संचरण कर सकती हैं। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसों में ध्वनि तरंगा का वेग जो है न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकंड होता है। भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज़्यादा और भारी में कम होती है। अगला भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाने जा रहा है? तो ये हो जाएगा माया। माया ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में डीआरडीओ द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा की भ्रामक परतें बना सकता है, उन्हें साइबर हमलों से छिपा सकता है। यह विदेशी देशों द्वारा ऑनलाइन खतरों के खिलाफ बाधा के रूप में कार्य करने के लिए चक्रव्यूह नामक एक अंतिम बिंदु पहचान और सुरक्षा प्रणाली द्वारा संचालित है। अगला देखते हैं, वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा? तो दमन और दीव में, हमने ऊपर भी देखा है। फिर से इसको देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी है, 1037। लिंग अनुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप 947। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है 618। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य हैं केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 राज्य हैं हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत ठंडे मौसम में एसेन जिसे टीन बोलते हैं, निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो डी, कम तापमान पर एसएनओ के निर्माण के कारण। टीन जो है ऑक्सीकरण के कारण सर्दियों में टीन ढाल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। नॉर्वे शतरंज बिल्ड टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो डी गुकेश ने। मूर्ति के नियम क्या बकरे। अगला देखते हैं, अगला है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है धनात्मक।
पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत है। पूर्ति एवं कीमत का संबंध धनात्मक होता है, जबकि मांग एवं कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाती है, और जब कीमत में कमी आती है तो उस वस्तु की पूर्ति को भी जो है घटा दिया जाता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। परिभाषा: वाटसन पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं। उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहे। उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार न हो। क्रेता और विक्रेता की आय अपरिवर्तित हो। उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है तथा इस उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगानों को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं हम लोग फसल चक्र। फसल चक्र मृदा प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों का क्रमवार आवर्तन इस प्रकार किया जाता है जिसमें एक फसल के कारण मृदा में होने वाले पोषक तत्वों की कमी तथा इसके फलस्वरूप उर्वरता की संभाव्य कमी की क्षतिपूर्ति की जा सके, जिसमें मिट्टी की उर्वरता को कम किए बिना न्यूनतम निवेश के साथ अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त किए जा सके। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल की कटाई के बाद गेहूं की खेत में फलीदार फसलों का उगाना, जिसमें गेहूं उगाने के कारण मृदा में होने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा पूरा किया जा सके। रबी की फसल काटने के बाद खरीफ फसल के रूप में चारा उगाना, जिसे थोड़ा बड़ा होने के बाद बिना काटे मिट्टी में मिला देना ताकि भूमि की उर्वरता जो है बढ़ी रहे। अगला देखते हैं, रुपया मुद्रा है। तो ये किसका मुद्रा है? इंडोनेशिया का। देखते हैं विश्व के प्रमुख देशों और उसकी राजधानी और मुद्रा दिए गए, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत नई दिल्ली, मुद्रा जो है रुपया है। बांग्लादेश ढाका, रुपया टका। भूटान थिम्पू, इसकी जो मुद्रा है वो है नगुल्ट्रम। बहरीन मनामा दिनार। मंगोलिया उलान बटोर तुगरिक। मलेशिया कोलालमपुर रिंगिट। मालदीव माले रुपया। लाओस वियतनाम इसका जो करेंसी है वो है न्यू किप लाओ। वियतनाम हनोई डांग। थाईलैंड बैंकॉक बहत। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? बिलों का भुगतान। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, जमा स्वीकार करना एवं ऋण देना। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जो है जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। जमा स्वीकार करना, बैंक लोगों की बचतों को जमा करता है। बैंक के साथ हम 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं: बचत खाता, चालू खाता और सावधि खाता। ऋण देना, बैंक का दूसरा मुख्य कार्य जो है ग्राहकों को ऋण देना है। बैंक दूसरे लोगों से जमा स्वीकार करता है, उसका एक निश्चित भाग सुरक्षा कोष में रखकर शेष राशि व्यापारियों और उद्यमियों को उत्पादक कार्यों के लिए उधार दे देता है और उस पर ब्याज कमाता है। फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा डी, मिराबियो और ओबेसिए। इन्होंने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। बानों को रखने का साधन, वाक्यांश के लिए जो शब्द है वो है तुनीर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ही सेड टू मी माय कजन हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर। तो ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉ दैट पिक्चर। अगला देखते हैं, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित थे? तो ये कला से संबंधित थे। अगला देखते हैं, आगे हम भारत रत्न से सम्मानित कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए, तो इन्हें देख लेते हैं। 1954 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला, सबसे पहला जो मिला था वो। उसके बाद डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद फिर 1957 पंडित गोविंद वल्लभ पंत, फिर 1958 धुंधो केशव कार्वे, फिर 1961 विधान चंद्र रॉय
और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, 63 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काने, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत मिला। मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले पहले थे। 1971 इंदिरा गांधी, 1975 में वरा वेंकट गिरी, 1976 में जो है कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत। मदर टेरेसा 1980, 1983 में आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत। 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान, 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्र मरणोपरांत। 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मरणोपरांत। 1991 राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। 1992 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुलजारी लाल नंदा और JRD टाटा, सत्यजीत रे। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को मिला। MS सुब्बालक्ष्मी, श्री सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण को 1998 में मिला। 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बारदोली को मिला। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। 2008 में भीमसेन जोशी। 2014 में सचिन तेंदुलकर एवं चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में और मदन मोहन मालवीय को। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 2024 में कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत। राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, राजनेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन सा अनपचयी शर्करा है? तो यह हो जाएगा सुक्रोज। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को ससूचित करना एवं इससे संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना। मुख्यमंत्री का यह भी दायित्व है कि अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अनुच्छेद 162 का संबंध राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से है। यह विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का प्रावधान करता है। आत्मपाचन। अगला आत्मपाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, लसिका के द्वारा। वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड्स को संचार प्रणाली में प्रवेश की आवश्यकता होती है जो लसिका द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। एक बार वसा आंतों को कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है तो रक्त प्रवाह सीधे लघु और मध्य श्रृंखला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित कर रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करने में मदद करता है। वसा का पाचन एवं अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है एवं यह अधिकांशतः पेट और छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला देखते हैं फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और इसका अपक्षेपण हो जाता है। इसे स्कंदन कहते हैं। स्कंदन का उपयोग अशुद्धियों के आकार को बड़ा करने के लिए किया जाता है ताकि वे अपसादन टैंक में नीचे बैठ जाएं। फिटकरी या एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग आमतौर पर जल उपचार में स्कंदन के रूप में किया जाता है। फिटकरी पानी में मौजूद रोग जनकों को मारने में जो है प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया को कीटाणु शोधन के रूप में जाना जाता है। जब फिटकरी को पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी में मौजूद क्षारीयता के साथ प्रतिक्रिया करती है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के चिपचिपा पतला गाद बनाती है। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की जो प्रक्रिया अपवहन कहलाती है। इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। अगला देखते हैं कॉपर छिलने को सांद्र H2SO के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1498 ईस्वी में भारत आए थे। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आए थे। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरे पुर्तगाली थे जो 31 दिसंबर
1500 को भारत आए। फ्रांसिसो डी अल्मेडा 1505 से 1509 मत के समय जो है भारत आए थे, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में। 1505 में भारत आए। उसने भारत में शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आए। वो भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। पुर्तगालियों ने कॉर्टेस अल्मेडा काफिला पद्धति द्वारा जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। अगला देखते हैं, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, खादर। भावड़ क्या होता है? यह शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप में मिलती है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता संरचना है कि नदियां यहाँ विलीन हो जाती है और यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तराई यह भाबर के दक्षिणी भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है। अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के कारण ये प्रायः दलदली क्षेत्र भाबर प्रदेश की लुप्त जो भी नदियां हैं यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं। आगे देखते हैं, बांगड़ ये पुराने जलोढ़ों से निर्मित होता है। सामान्यतः बाढ़ का पानी यहाँ जो है सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि पाई जाती है उसे भूड़ कहा जाता है। अब देखते हैं, खादर यह नवीन जलोढ़ों से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्रायः प्रत्येक वर्ष नई उर्वर मिट्टी लाती रहती है, अतः इस प्रदेश को कछाड़ी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। अगला 79 में मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कुछ अन्य जो है दिवस दिए गए हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो ये हैं हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध के मंत्री संधि विग्रहक थे। बाणभट्ट और हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इन्होंने हस्तचरित की रचना की। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने विज्ञान शकुंतलम, मालिका, अग्निमित्रम, रघुवंशम आदि की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की जो है रचना की। अगला देखते हैं, अगला निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानना और सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग, टिटनस, हैजा। सॉरी, इसमें जो हमारा आंसर है ए और बी दोनों है, यानी कि कुष्ठ रोग और टिटनस, और हैजा और मस्तिष्क कावरण शोध, यानी ए और बी दोनों है। अगला देखते हैं, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो अवस्थिति है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिनों में बिहार अवस्थित है। राज्य का जो देशांतरी विस्तार है वो 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तक है। राज्य का देशांतरीय विस्तार जो है 88 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। बिहार का जो आकार है वह लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 13वां है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। समुद्र तल से जो दूरी है लगभग 173 फीट यानी 53 मीटर है। समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। सीमाएं उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। 1991 में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या ने वर्ष 1991 में आर्थिक संकट को जन्म दिया। इसे निपटने के लिए भारत के आर्थिक प्रतिष्ठान ने भारत की व्यापक आर्थिक बैलेंस शीट को सुधारने के लिए एवं विकास की गति को बढ़ाने के लिए बहुआयामी सुधार एजेंडा शुरू किया। 1990 के बाद भारत की आर्थिक रणनीति, इसके तहत आर्थिक व्यवस्था पर हावी होने वाले एवं विकास की गति को बाधित करने वाले गैर जरूरी नियंत्रणकारी और परमिट के विशाल तंत्र को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत राज्य की भूमिका को आर्थिक लेन देन के सूत्रधार के रूप में और वस्तुओं और सेवाओं के प्राथमिक प्रदाता के बजाय एक तटस्थ नियामक के रूप में परिभाषित किया।
इसने आयात प्रतिस्थापन के बदले और वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने का नेतृत्व किया। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है तो एड्रेनलिन को कहा जाता है। इस हार्मोन को एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है, जिससे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। यह हार्मोन हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। यह हार्मोन रोंगटे खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। यह आंखों की पुतलियों पर फैलता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र यह है जामनगर में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वंडर दक्षिण अंडमान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान रिची आर्किपिएलागो अंडमान, लोहाबर्राक अभयारण्य दक्षिणी अंडमान, कैंपबेल अभयारण्य मध्य अंडमान, गलाथिया खाड़ी अभयारण्य ग्रेट निकोबार, पैट्रिक वन्यजीव अभयारण्य लक्षद्वीप। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुई? तो ये 2000 ईस्वी में। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भाग 7 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा क ख ग श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पुणे भारत को 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। इन राज्यों के नामों और सीमाओं का उल्लेख करते हुए इस पहले की प्रथम अनुसूची के स्थान पर एक नई अनुसूची का अंतर्स्थापित किया गया। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका संसद और राष्ट्रपति संघ की न्यायपालिका तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। इस अनुच्छेद 52 से 151 तक रखा गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 152 से 237 तक में किया गया है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसे अनुच्छेद 239 से 242 तक रखा गया है। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं का सही सही दर्शाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अदिगंशीय। अगला देखते हैं कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार के बिना भारत से तिब्बत जा सकते हैं? भारत और म्यांमार सीमा। अगला देखते हैं यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति -0.8 है तो गुणक का मान होगा तो ये हो जाएगा ये 5। अगला 92 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक भी जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही बनाया था। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सारी स्थानीय सरकार के 8 स्वरूपों में से एक अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है। तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियां का गठन किया जाता है। इसे राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। भारत में शहरी स्थानीय सरकारों के 8 शहरी स्थानीय निकाय हैं: नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी। निम्नलिखित में कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे? ये थे सर जॉन सॉर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉन सॉर की सलाह पर भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किए। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपने पास रखना था। यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी और बिसेवदारी के नाम से भी जाना जाता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में।
ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं अतः यह सभी माध्यमों ठोस, द्रव और गैस में संचरण कर सकती हैं। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है अर्थात वायुमंडल नहीं रहता। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रा चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ध्वनि की चाल, हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों के संचार हेतु माध्यमों की आवश्यकता होती है, किंतु विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है, जो मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर जो है करती हैं। तो ठोस में यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे अधिक है एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड, उसके बाद निकल, फिर स्टील, फिर लोहा, फिर पीतल, फिर कांच में। द्रव में सबसे ज़्यादा है जल, समुद्री में 1531 मीटर पर सेकंड, उसके बाद जल आसूत, फिर इथेनॉल, फिर मिथेनॉल में। गैस में सबसे तेज है हाइड्रोजन में 1284, उसके बाद आते हैं हीलियम में 965, फिर वायु 346, फिर ऑक्सीजन 326, सल्फर डाइऑक्साइड 215। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण आता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में 42वें संविधान द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। यह मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का मूर्त रूप था। इसके साथ 74(1) में संशोधित कर स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसी संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 को शामिल कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा सम्मेलनों को वर्जित करने वाली विधियों को संविधान के 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं को समयावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19(1), 4 और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, जिसे एक नया अनुच्छेद 300 के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपात की उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जो है आधार बनाया गया। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया, जिसे 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से अधिक के लिए परिवर्तनीय नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में आश्रम में यह शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन 1941 के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो यह है पूर्णिया। तो दोस्तों आज का वीडियो है, तो आशा करते हो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।